So hello everyone, welcome back to the another lecture of biology. So friends, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। जो आपका 11th का बायोलॉजी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट का डिवाइड मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो आपका बायोलॉजी है वो बॉटनी एंड जूलॉजी में डिवाइड है। बॉटनी और जूलॉजी क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जो बॉटनी होता है उसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो प्लांट्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे आपको चैप्टर दिखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, यहाँ हम बेसिकली प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। और इस बॉटनी में हम, जैसे कि हमारे जो चैप्टर है सेल, इसको भी हम बॉटनी में स्टडी करेंगे। जो सेल डिवीज़न है उसको भी हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट हो जा रहा है जूलॉजी। जूलॉजी में ये जू क्या आ रहा है? एनिमल का। तो इसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं जूलॉजी में। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे सब ह्यूमन फिजियोलॉजी के होंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब इसमें सब ह्यूमन्स के बारे में पढ़ना होगा। यानी इस जूलॉजी में हमें अपने ही बारे में स्टडी करना होता है। जैसे यहाँ पे चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं? एनिमल किंगडम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। एनिमल किंगडम, लोकोमोशन, मूवमेंट और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब जितने भी चैप्टर है वो सब जूलॉजी में आ जाते हैं। इसमें मतलब हम लोग को अपने ही बारे में स्टडी करना होता है, तो वो सब आता है जूलॉजी में। और इसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करना होता है। और जैसे कि सेल वगैरह, ये सब डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब किस में आता है? अपना बॉटनी में आता है। तो अभी तक तो आई होप आपको पता चला होगा ये बायो में कितने पार्ट होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये चैप्टर क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सेल है, जैसे आपने बचपन से सेल के बारे में स्टडी किया होगा। सेल क्या होता है? इट इज़ ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। मतलब जो सेल है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, एक जो फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट है तभी उसको हम लिविंग बोलते हैं। ये बचपन से हमें पता है। तो जो सेल चैप्टर है ये अपने को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा एक बेसिक है। जैसे कि जैसे केमिस्ट्री में बेसिक क्या होता है? केमिस्ट्री तो ब्रांच हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री आता है उसमें बेसिक होता है मोल कॉन्सेप्ट। और जो फिजिक्स है उसमें बेसिक क्या होता है? न्यूटन्स के लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो सब क्या बेसिक चैप्टर्स है। वैसे ही जो ये अपना चैप्टर नंबर 5 है ये एक बेसिक चैप्टर है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और लाइजोसोम्स, वैक्यूल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फिर प्रोकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। मतलब ये जितने भी बेसिक हैं बायोलॉजी के वो इस चैप्टर से ही अपने क्रिएट होंगे। तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, और मैं भी गारंटी देता हूँ कि आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से सिखाऊंगा। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझे तो वीडियो को प्लेबैक करके उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझते चलना, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। जो भी यहाँ पे मैं लिखाऊंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो क्या ही है, समझना ही तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे सेल का मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ ये लेक्चर। तो सेल क्या होता है? सेल इट इज़ दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इट इज़ दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, it is the structural and functional unit of life। क्या है इसका डेफिनेशन? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी ये क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है। यानी अगर किसी बॉडी, किसी के पास अगर लाइफ है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है, इसका मतलब वो सेल उसके पास हो गई। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब बॉडी में जितने भी आप देखो, इसको ऐसा क्यों बोला गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज कि जो बॉडी है, बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सब सेल के कारण, राइट। और जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना है
जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना है वो भी सेल के कारण। डेट्स वाई वी कैन से डेट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। क्या मैंने बोला? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सब सेल के कारण, और जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, जो आपका स्ट्रक्चर बना है वो भी सेल के कारण। तो अल्टीमेट वी कैन से जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे सेल है, अब सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, जैसे सेल सबसे एक सेल है, उसके बाहर क्या है, सबसे बाहर प्रेजेंट क्या होता है? सेल वॉल। उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? अंदर क्या होता है? सेल का सबसे ज़्यादा पार्ट, लिक्विड पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? उसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर सेल ऑर्गेनल्स के अंदर सेल उसका मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, वो कंपोनेंट्स को अपने को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के कुछ कंपोनेंट्स। तो सबसे बाहर यहाँ पे मैं पहले स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आसानी होगा इस डायग्राम। तो सबसे बाहर सेल क्या होता है? एक सेल वॉल होता है। ये क्या है? सेल वॉल। फिर सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये भी अपने को पता है। यहाँ पे सब मैं बनाता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? अपना एक सेल ऑर्गेनल, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनल है, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। बीच में यहाँ पे एक न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल, तो सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे बाहर क्या होता है सेल के? सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्या है? सेल वॉल। यहाँ पहले मैं लेबल करता हूँ। फिर इसके बाद ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये यहाँ पे कुछ लिक्विड सा पार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल के ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे लेबल कर दिया मैंने। अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, पहले सेल वॉल हो गया, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दोनों एक ही होता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होता है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट है एक सेल का, ठीक है। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनल्स। फिर इसमें न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। तो न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे आपके पास ब्रेन है, तो जो ब्रेन है सब सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, आपके बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। वैसे ही जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो इस सब ऑर्गेनल्स को कंट्रोल कौन करेगा? तो एक लीडर बनाया गया, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल बनाया गया जो कि ये बाकी सब सेल ऑर्गेनल्स को क्या करे? कंट्रोल करके रखे, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ दी सेल। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने बेसिक डेफिनेशन देखा सेल का, कुछ सेल के कंपोनेंट्स देखे, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लेबल करना चाहूँ तो ये दो और ऑर्गेनल को लेबल कर सकता हूँ। सेल ऑर्गेनल है बेसिकली, ये क्या है? अपना क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ दी सेल। बचपन से हम इस लाइन को याद किए हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, मतलब वहाँ पे एनर्जी बनता है। वो सब हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, तो उसका टेंशन मतलब पावर हाउस कैसे है वो हम प्रूफ कर देंगे। तो ये है कुछ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस कहीं कहीं लिखा होगा तो वो भी प्रेजेंट होता है। लाइजोसोम्स, वैक्यूल, ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या होता है? मेन
एरिना होता है, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर मेटाबॉलिक इसके अंदर सेलुलर रिएक्शंस होते रहते हैं। इसमें जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये सब भी अपने को पहले से पता है। तो एक ये सेल है। अभी जो सेल है वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। वैसे टिश्यू सिस्टम भी ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अभी हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल ऑर्गेनाइज होकर क्या क्या बनाता है और क्या क्या बन सकता है। तो अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। फिर एटम क्या होते हैं, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा। जो एटम होते हैं, एटम्स होते हैं, वो सब कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर जो ये मॉलिक्यूल है, अब बायो हम पढ़ रहे हैं तो एटम, मॉलिक्यूल, ये सब हम नहीं करेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग तो मैंने किया, लेकिन ख़त्म बायो के हिसाब से करूँगा। तो ये एटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम जब कंबाइन करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो ये मॉलिक्यूल है ये भी कंबाइन करेगा तो यहाँ पे सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सब सेल्यूलर कॉम्पोनेंट्स बनेंगे। अब ये सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स है क्या, सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स मतलब ऐसे कॉम्पोनेंट्स जो किसी एक पर्टिकुलर सेल को बनाए, उसको हम बोलते हैं सब सेलुलर कॉम्पोनेंट। जैसे यहाँ पे सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स में क्या आ जाते हैं, जो सब सेल में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब सेलुलर कॉम्पोनेंट में आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में वो साइटोप्लाज्म, ये भी सब सेल में प्रेजेंट होता है। और कुछ सेल ऑर्गेनल्स, ये सब क्या है, सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स, मतलब इसी से अपना एक सेल बनेगा। तो ये सब सेलुलर कॉम्पोनेंट से अपना क्या बना, एक सेल बन गया। अब जो ये सेल है वो ऑर्गेनाइज होगा, सेल भी ऑर्गेनाइज मतलब सेल भी कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ये भी हमने पढ़ा है पहले से। सेल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कंबाइन करके क्या बनाता है, टिश्यू सिस्टम बनाएगा। टिश्यू सिस्टम कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएंगे। फिर जो ये ऑर्गन है वो क्या करेगा, ये ऑर्गन भी कंबाइन करके ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब कुछ नहीं, अब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, या फिर एक पूरा बॉडी बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में क्या है, सबसे पहले एक एटम्स कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो सब सेलुलर कंपोनेंट्स बनाए। सब सेलुलर कंपोनेंट्स मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो किसी एक सेल को बनाए। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। एक यहाँ पे सेल बना, सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, एंड देन लास्ट में अपना ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाएगा। तो इस तरीके से जो सेलुलर लेवल पे काम चलता है। तो टिश्यू कैसे बनता है, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, हमने पढ़ा है पहले से। तो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन। तो बेसिक क्या है यहाँ पे, फंक्शनल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म, उसके पास सिर्फ सेल है, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो सेल से मतलब टिश्यू से पहले जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब यूनिसेल्युलर रहेंगे, मतलब टिश्यू से पहले वाले। यहाँ तक जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब यूनिसेल्युलर रहेंगे। यूनिसेल्युलर मतलब, यूनि का मतलब क्या होता है, एक। तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म रहेंगे। एग्जाम्पल, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दो तुम समझे। जैसे होता है ना अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल का होता है, यूनिसेल्युलर होता है। और इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आने वाले वो सब क्या रहेंगे, मल्टी सेल्युलर रहेंगे, यानी बहुत सारे सेल इसमें बने रहेंगे। जैसे हम क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। टिश्यू से पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल्स अपने को दिखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सब यूनिसेल्युलर रहेंगे। फिर इसमें और किसी ऑर्गेनिज्म में अगर टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन ये सब दिख रहा है तो मतलब वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सो वी आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बट द अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लामिडोमोनास, कोलेरा
और कुछ फंगाई जैसे ईस्ट, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। तो अब हम सेल के बारे में पढ़ लिए, अब हम समझते हैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो भी दो टाइप्स में डिवाइड है। एक है प्रोकारियोट्स, दूसरे हैं यूकारियोट्स, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ जो प्रोकारियोट्स यूनिसेल्युलर, प्रोकारियोट्स मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यानी इन लोगों के पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकारियोट हो प्लस यूनिसेल्युलर हो, तो इसमें एग्जांपल आ जाता है बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया है सब प्रोकारियोट है, कोई बैक्टीरिया यूकारियोट नहीं है। वैसे ही जितने भी बैक्टीरिया सब यूनिसेल्युलर है, कोई भी बैक्टीरिया मल्टी सेल्युलर नहीं होता। तो ऑल बैक्टीरियाज, और यहाँ पे लिखता हूँ ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकारियोट एंड यूनिसेल्युलर। जितने भी बैक्टीरिया सब प्रोकारियोट है और यूनिसेल्युलर है, कोई भी बैक्टीरिया यूकारियोट नहीं होता। अब यूनिसेल्युलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर मतलब यूकारियोट रहे और यूनिसेल्युलर रहे, तो इसमें एग्जांपल आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब का। मतलब यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल से, और यूकारियोट मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, मतलब इन लोगों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। एग्जांपल किसी में इसका आ जाता है अमीबा का, अमीबा। पैरामीशियम जो चप्पल के शेप का होता है ना, पैरामीशियम। यूग्लिना, और इसमें फंगाई आते हैं। फंगाई मोस्टली क्या होता है, मल्टी सेल्युलर होते हैं, लेकिन कुछ फंगाई यूनिसेल्युलर भी होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ईस्ट इज़ अ यूनिसेल्युलर फंगाई। और यूनिसेल्युलर अलगी भी मल्टी सेल्युलर होते हैं, क्योंकि अलगी प्लांट्स में आते हैं। जो प्लांट्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। अलगी भी मल्टी सेल्युलर होते हैं, लेकिन कुछ अलगी होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं। एग्जांपल जैसे क्लाइमिडोमोनास और कोलेरा का एग्जांपल, जैसे क्लाइमिडोमोनास एंड क्लोरेला। ये क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर है प्लस यूकारियोट्स है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, क्लाइमिडोमोनास एंड कोलेरा, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, जो फंगाई एंड अलगी है ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। यूनिसेल्युलर फंगाई ईस्ट, यूनिसेल्युलर अलगी क्लाइमिडोमोनास एंड कोलेरा। अब इसी बात पे हम देख लेते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स में डिवाइड है, जिसमें मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है इसमें कौन कौन आ जाते हैं, फंगाई आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, और जो हम क्या है, एनिमल्स, तो एनिमल्स भी इसमें आ जाते हैं। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ जाते हैं, पहले तो फंगाई को लेते हैं हम, फंगाई आता है। दूसरा प्लांट्स आते हैं, इसमें प्लांट्स आते हैं, एंड देन इसमें एनिमल्स आते हैं। हम भी क्या है, मल्टी सेल्युलर है, बहुत सारे सेल हैं हमारे में। तो फंगाई क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेल्युलर होते हैं। फंगाई क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेल्युलर होते हैं। मोस्टली यहाँ पे मैंने लिखा है ना, क्योंकि यूनिसेल्युलर फंगाई भी है, जो कि वहाँ था ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस। तो मोस्टली क्या होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर। अब जो फंगाई है इन लोग के पास क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है। टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए देखो मैंने आपको बताया, सेल्स टिश्यू से पहले जो भी कुछ एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब क्या रहेंगे, यूनिसेल्युलर रहेंगे। लेकिन ये टिश्यू है, मतलब ये टिश्यू है इसके पास, यानी ग्रुप ऑफ सेल से बना है, मतलब एक सेल से बना नहीं है, तो इसलिए मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो इन लोगों के पास क्या होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन जो टिश्यू सिस्टम है, बट जो टिश्यू आपको दिख रहा होगा, ये जो टिश्यू सिस्टम है एंड
ऑर्गन ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ये सब अब्सेंट होता है किसमें, फंगाई में। अब प्लांट्स के केस में क्या होता है, जो प्लांट्स का डिवीजन है किंगडम प्लांटे है वो 5 टाइप्स में क्लासीफाई है, मतलब 5 ग्रुप में क्लासीफाई है जो प्लांट्स होते हैं। इसमें पहले क्या आते हैं, अलगी, अलगी क्या बोलते हैं हम, थैलोफाइटा, अलगे, फिर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फिर लास्ट में 2 आते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और अपना एंजियोस्पर्म सबसे फेमस एंजियोस्पर्म। अब इनमें क्या होता है ना, जो अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स है, इन लोगों के पास टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है और सब एब्सेंट होता है। लेकिन ये जो तीनों है इन लोगों के पास टिश्यू सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। टिश्यू सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको मैं आगे लिखूंगा, टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। और जो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, इन लोगों के पास टिश्यू सिस्टम प्लस ऑर्गन भी होता है। ऑर्गन इसमें जैसे फ्रूट, फ्रूट क्या एक ऑर्गन है। तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग हो तो एंजियोस्पर्म फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। तो एंजियोस्पर्म के पास क्या होता है, ऑर्गन, फ्रूट होता है, फ्रूट मतलब ऑर्गन। तो इसके पास टिश्यू सिस्टम प्लस ऑर्गन भी रहेगा। टिश्यू सिस्टम मतलब वैस्कुलर सिस्टम समझ सकते हो। जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जाइलम, फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स में अपने को टिश्यू सिस्टम भी और ऑर्गन भी दिखने को मिलता है। बट जो एनिमल्स होते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे एनिमल लिखता हूँ। एनिमल, एनिमल में क्या होता है, एनिमल्स में इसमें ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सिस्टम सब मिलता है। ऑर्गन भी रहता है प्रेजेंट, ऑर्गन सिस्टम भी रहता है, ऑर्गन सिस्टम सब प्रेजेंट होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्लासीफाई है। प्रोकैरियोट्स में क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है वो सब प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है। और यूकैरियोट्स में क्या आ जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर फंगाई है, क्लाइमिडोमोनास एंड कोलेरा ये भी यूनिसेलुलर अलगी है। तो इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्लासीफाई हुआ। जो फंगी होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ ही फंगी यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि ईस्ट, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, फिर से मैंने बताया। और जो फंगी होते हैं उन लोगों के पास टिश्यू प्रेजेंट होता है, टिश्यू सिस्टम में सब प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद प्लांट्स में क्या होते हैं, अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन लोगों के पास टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या, और फ्रूट क्या होता है, ऑर्गन होता है। तो इन लोगों के पास टिश्यू सिस्टम प्लस ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में सब प्रेजेंट होता है, ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सब क्या ऑर्गन है। प्लस ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है। ऑर्गन का एक सिस्टम भी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो एनिमल्स में हो गया। तो ये बेसिक फ्लो चार्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पर एक सेल किस तरीके से बना। बात, क्वेश्चन आता है ना कि हाउ द फर्स्ट सेल मेड इन अर्थ, किस तरीके से अपनी इस दुनिया में एक सेल का जन्म हुआ, किस तरीके से इस दुनिया में एक सेल आया, मतलब ये सेल आया कहाँ से। तो अब उसको ही हम अच्छे से समझेंगे। एक ये कहानी जैसा, एक भी थियरी है, थियरी, हाँ थियरी बोल सकते हैं, थियरी है। तो अभी मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो अभी आई होप आपको ये समझ गया होगा जो मैंने यहाँ पे बताया था। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ मैं, हाउ फर्स्ट सेल मेड इन अर्थ। जो अर्थ है अपना पृथ्वी, उसमें कैसे फर्स्ट सेल, मतलब पहला सेल कैसे आया। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो आप, 2 मिनट आप ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले अर्थ अपनी पृथ्वी थी। पृथ्वी पे क्या था, कुछ नहीं था, पहले सिर्फ पानी था। तो अर्थ पे क्या था, सिर्फ वाटर था। फिर एक दिन क्या हुआ, जो ये वाटर है वो सब इकट्ठा होने लगे, एक ग्रुप, मतलब इकट्ठा होने लगे। तो जब ये वाटर इकट्ठा हुए तो क्या हुआ, इसको हम साइटोजोल बोलने लगे। कैसा, मतलब देखो, पहले इस दुनिया में कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था। मान लो ये पानी है, क्या है, वाटर, ये है अपना वाटर। तो एक दिन क्या हुआ, जो ये वाटर है वो क्या होने लगा, इकट्ठा होने लगा। तो वाटर इकट्ठा होने लगा किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये सर्कुलर पैटर्न में।
क्या हुआ, वाटर इकट्ठा होने लगा, तो इसको हम बोलने लगे साइटोसोल। क्या बोले हम, साइटोसोल। फिर कुछ टाइम बाद जब ये इकट्ठा पानी है इस साइटोसोल में क्या हुए, कुछ सेल ऑर्गेनल्स आने लगे। सेल ऑर्गेनल्स जैसे इसमें सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, ये सब जितने भी छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स है इसमें आने लगे। तो साइटोसोल में क्या हुआ, सेल ऑर्गेनल्स आने लगे, तो इसको हम बोल दिए साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या हुआ, कुछ सेल ऑर्गेनल्स आने लगे। तो अभी क्या है अपना, ये साइटोसोल है और इसके अंदर क्या हुए, सेल ऑर्गेनल्स आने लगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ही सेल ऑर्गेनल्स आने लगे। ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। साइटोसोल था, इसमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स आने लगे। फिर क्या हुआ, ये सेल ऑर्गेनल्स तो आ गए, फिर ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आए इन लोगों को कंट्रोल करने वाला एक लीडर तो चाहिए। तो फिर इसमें क्या हुआ, एक न्यूक्लियस आया जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ दी सेल। तो इसमें न्यूक्लियस भी ऐड हो गया, सेल ऑर्गेनल्स तो आ गए, बचा क्या था, बस न्यूक्लियस था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा एरो छोटा बनाता हूँ, न्यूक्लियस भी ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पहले डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनल्स तो है ही, बीच में यहाँ पे ये न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स तो है ही, 1 2 2 3। तो ये क्या, इसमें न्यूक्लियस भी ऐड हो गया। न्यूक्लियस क्यों, ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है इनको कंट्रोल करने वाला कोई तो चाहिए, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी अपना आ गया। अब जब ये न्यूक्लियस आ गया तो इसको हम क्या बोले, प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं बाय मिस्टेक। तो साइटोसोल क्या हुआ, साइटोसोल में ऑर्गेनल्स आने लगे, तो इसको हम बोलिए साइटोप्लाज्म। क्या बोले, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी आ गया, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको हम बोलिए प्रोटोप्लाज्म। क्या बोले, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसको हम बोलने लगे। तब इसी प्रोटोप्लाज्म में क्या हुआ, यहाँ पे अभी तक आउटर कवरिंग नहीं आया, तो अभी अपने को आउटर कवरिंग का ज़रूरत है फॉर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद आउटर कवरिंग भी आया। सबसे पहले क्या आया था, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया था, फिर देन सेल वॉल आया था। तो आउटर कवरिंग भी इसमें डेवलप हुआ, ये कुछ इस तरीके से। और अंदर फिर क्या हो गया, लिक्विड पार्ट है ही, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस तो अभी है ही, और ये सेल ऑर्गेनल 1 2 3 इस तरीके से। तो ये क्या है, अपना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें आ गया, मतलब एक आउटर कवरिंग की नीड थी, अपने को अब ज़रूरत थी एक आउटर कवरिंग की, तो इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डेवलप हुआ। तो इसको हम क्या बोल दिए, प्रोटोप्लाज्म से प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। फिर क्या हुआ, और प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, मतलब एक और कवरिंग की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर बना जिसको हम अभी बोलते हैं सेल वॉल। यहाँ पे ये तो था ही, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो था ही, इसमें एक और ये लेयर डेवलप हुआ जिसको हम बोलेंगे अभी सेल वॉल। अंदर तो लिक्विड प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस बना देता हूँ, और ये सेल ऑर्गेनल, और ये क्या अभी बना, सेल वॉल। तो इसको हम बोलने लगे एक प्लांट सेल। क्या बोले, एक प्लांट सेल बोलने लगे। तो फाइनली इस तरीके से अपना एक सेल का डिस्कवरी हुआ था। अब ध्यान से सुनो फिर से। सबसे पहले क्या था, इस धरती पे क्या था, सिर्फ वाटर प्रेजेंट था। तो एक दिन क्या हुआ, जो वाटर है वो इकट्ठा होने लगे। वाटर क्या होने लगे, आप इकट्ठा होने लगे। तो उसमें क्या हुआ, जब ये वाटर इकट्ठा हुए तो हम इसको बोलिए साइटोजोल। फिर इसी साइटोजोल में अभी कोई न्यूक्लियर अभी कुछ सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। जब सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, मतलब अगर सेल ऑर्गेनल्स को हटा दे और सिर्फ लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल को देखे, तो उसको हम बोलेंगे साइटोजोल, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसी साइटोजोल में कुछ सेल ऑर्गेनल्स आने लगे, जैसे एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब इसमें आने लगे। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स आ गए। फिर क्या हुआ, जब सेल ऑर्गेनल्स आ गए तो इसको हम बोलने लगे साइटोप्लाज्म।
अब नीड थी एक कंट्रोलर की कि ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको कंट्रोल कर सके। तो इसमें एक न्यूक्लियस डेवलप हुआ। जब न्यूक्लियस डेवलप हुआ तो इसी साइटोप्लाज्म को प्लस न्यूक्लियस को एक साथ बोलने लगे प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं था, अभी अपने को आउटर मेम्ब्रेन की ज़रूरत थी, आउटर कवरिंग की ज़रूरत थी। तो क्या हुआ, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हुआ। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हुआ तो इस प्रोटोप्लाज्म को हम बोलने लगे प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्रोटोप्लास्ट है, इसमें एक और कवरिंग बना सेल जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तब जब सेल वॉल बना तो इसको हम बोलने लगे प्लांट सेल। तो फाइनली एक प्लांट सेल इस तरीके से बना था। तो यहाँ पे कुछ नए नए टर्म्स जैसे साइटोजोल हो गया, प्रोटोप्लाज्म आपने पहले भी सुना होगा आई होप। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ बोलना, उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सबके बारे में बताता हूँ। जैसे साइटोजोल क्या है, एक लिक्विड पार्ट है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोजोल प्लस सेल ऑर्गेनल, ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया। अभी प्रोटोप्लाज्म क्या, साइटोप्लाज्म क्या था, फिर साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऐड हो गया तो इसको बोलिए प्रोटोप्लाज्म। तो इसी प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड हो गया तो उसको बोलिए प्रोटोप्लास्ट। इसी प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल ऐड हो गया तो उसको बोलिए हम प्लांट सेल। आई होप आपको पता चला होगा किस तरीके से फर्स्ट सेल मेड इन अर्थ। दिस इज थियरी। ये क्या है, एक थियरी है, ये एक थियरी है। तो आई होप आपको समझा होगा। तो अभी जितने भी टर्म्स मैंने बताया इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, साइटोजोल। साइटोजोल क्या था, लिक्विड पार्ट। क्या है, लिक्विड पार्ट, या फिर मैट्रिक्स बोलो, मैट्रिक्स भी होता है लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ, वही ऑफ अभी रहने दो। तो ये क्या है, लिक्विड पार्ट है साइटोजोल। फिर ये लिक्विड साइटोजोल में क्या हुआ, सेल ऑर्गेनल्स आने लगे तो इसको हम बोल दिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इसी साइटोजोल में क्या आने लगे, कुछ ऑर्गेनल्स आने लगे, कुछ ऑर्गेनल्स आने लगे तो इसको हम बोलिए साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, न्यूक्लियस आया। मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या हुआ इसमें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियस। फिर इस न्यूक्लियस के बाहर फिर इस सेल के अंदर, सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग बना तो इस प्रोटोप्लाज्म से हम उसको बोले प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो ये प्रोटोप्लास्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म प्लस बाहर का कवरिंग जिसको बोल दिया हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म नहीं आएगा बाय मिस्टेक, क्या आएगा, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्रोटोप्लास्ट से क्या हुआ, फिर लास्ट में एक प्लांट सेल मिला ना अपने को, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल, ये हो जाएगा एक अपना प्लांट सेल। तो ये मैंने आपको अभी बताया था। साइटोजोल क्या है, लिक्विड पार्ट है। फिर साइटोप्लाज्म, साइटोजोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल क्या है, प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल। अब जो ये सेल वॉल होता है, जैसे कि एक सेल होता है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब लिविंग होते हैं एक्सेप्ट सेल वॉल। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सेल वॉल इज़ डेड पार्ट, सेल वॉल इज़ डेड पार्ट। तो अभी हम देखेंगे, टेंशन मत लो। सेल वॉल इज़ डेड पार्ट ऑफ सेल वॉल है, क्या लिखता हूँ, सेल वॉल इज, हाँ तो सेल वॉल इज डेड पार्ट ऑफ द सेल। और जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सेल के अंदर वो सब लिविंग होते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जितने भी हमने कंपोनेंट्स देखे थे, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर कुछ सेल ऑर्गेनल्स देखे, साइटोप्लाज्म। अब उसको हम डीप में समझते हैं। अब सेल वॉल को हम डीप में समझते हैं, किस में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, किस में प्रेजेंट होता है, किस में क्या क्या चीज़ से, मतलब किससे बना होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है सेल वॉल का। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखें, फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में समझेंगे।
तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल वॉल को। सेल वॉल, तो सेल वॉल मैंने अभी आपको जस्ट बताया। जो सेल वॉल होता है वो डेड पार्ट होता है। क्या? डेड पार्ट ऑफ द सेल। जो सेल वॉल होता है वो क्या आता है? डेड पार्ट होता है। अब जो ये सेल वॉल है किसी में प्रेजेंट हो भी सकता है और किसी में नहीं भी हो सकता है। यानी जो सेल वॉल है जरूरी नहीं कि सब लिविंग सेल्स में प्रेजेंट हो। सेल वॉल किसी में प्रेजेंट हो सकता है, किसी में अब्सेंट होता है। जैसे कि हमारे में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, लेकिन वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो वी कैन से दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट और अब्सेंट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो सेल वॉल है प्रेजेंट हो भी सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है। तो ये सेल वॉल का क्या है नेचर कि ये प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और अब्सेंट भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है। जैसे अब ये समझते हैं कि जो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगा किस में अब्सेंट होगा। तो जैसे प्रेजेंट किस में होता है, सबसे पहले आता है ना दिमाग में, क्या आता है? प्लांट्स। प्लांट्स में क्या आता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वैसे ही बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और फिर फंगाई जो होता है उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन बस डिफरेंस क्या आता है इन लोगों के कंपोजिशन में। यानी ये सब में तीनों में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन जो इन लोगों का कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है, यानी जिससे वो बने वो अलग अलग होता है। जैसे कि जो प्लांट्स होता है उनमें सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बनाता है। वैसे ही जो बैक्टीरिया है उसमें उनमें सेल वॉल क्या चीज़ से बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जो फंगाई में सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है? बस कंपोजिशन का, अलग अलग कंपोजिशन के बने रहते हैं सेल वॉल। प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज का बना रहेगा, बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना रहेगा, फंगाई में सेल वॉल काइटिन का बना रहेगा। और अब अब्सेंट किस में रहेगा? जैसे हम क्या है एनिमल्स, तो हमारे में ये सेल वॉल अब्सेंट होता है। वैसे ही जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब में क्या होता है? ये सेल वॉल अब्सेंट होता है क्योंकि वो सब एनिमल्स है। तो अब्सेंट किस में रहेगा? अमीबा, पैरामीशियम, और यूग्लिना। और हम क्या है एनिमल्स, तो एनिमल्स में भी क्या होता है? सेल वॉल अब्सेंट होता है। तो सेल वॉल क्या है? डेड पार्ट ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या है? डेड पार्ट माना जाता है सेल का। और जितने भी पार्ट्स है सेल में सब लिविंग पार्ट्स होंगे। तो सेल वॉल किसी में प्रेजेंट हो भी सकता है, किसी में प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। अब प्रेजेंट जिसमें होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा? बस कंपोजिशन का डिफरेंस होगा। मतलब जो जैसे प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज का बनाता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन एंड फंगाई में काइटिन का बनाता है। बट डिफरेंस क्या है इसमें? कंपोजिशन का बस डिफरेंस है। सो द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई, बट डिफरेंस इज दैट देयर कंपोजिशन। तो ये बात है कुछ सेल वॉल की। अब इसके बाद सेल वॉल के बाद कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब इसको भी अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरा हम लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी खास बात है, जैसे कि जो सेल वॉल है वो किसी में प्रेजेंट हो सकता है, किसी में अब्सेंट हो सकता है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होता है? सब में प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में जो सेल वॉल ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रेजेंट होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेकंड लेयर माना जाता है, जो सेल वॉल है पहला लेयर है। तो किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। लेकिन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग सेल में पाया जाएगा। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाउंड्री माना जाता है, ये बाउंड्री नहीं माना जाता क्योंकि किसी में प्रेजेंट होगा, किसी में अब्सेंट होगा। लेकिन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ सेल, एक सेल का बाउंड्री।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। जो ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे साइड में। तो देखो, एक मैं यहाँ पे सेल बनाता हूँ, ये क्या एक सेल है। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। लेट सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट और दिस इज अपना साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स है, तो जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अराउंड भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अराउंड दी ऑर्गेनल, अराउंड दी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट which is called प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, अगर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सेल के अराउंड डेवलप, अगर सेल को कवर कर ले तो उसको हम बोलेंगे सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन अराउंड द सेल ऑर्गेनल, बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द सेल इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। अगर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एक सेल को कवर कर ले तो उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में। तो बेसिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पे मैं जो अभी मैंने बोला वो लिख देता हूँ, बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड सेल is specifically called as सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल मेम्ब्रेन। तो अगर प्लाज्मा में देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल ऑर्गेनल्स का मेम्ब्रेन होता है। अगर वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एक सेल को कवर कर ले तो उसको स्पेसिफिकली हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है। वैसे हम इन जनरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन लेके चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुक में भी लिखा होता है। तो हमने अभी क्या देखा, सेल वॉल को देखा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, दोनों आउटर कवरिंग को अच्छे से समझ लिया। अब इनके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में उतना कुछ बातें नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, इसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ चलते रहता है, तो वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो तो अपने को ऐसे ही पता है। फिर अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने आपको चौथा कंपोनेंट का बताया था, सेल ऑर्गेनल्स। अब उसी सेल ऑर्गेनल्स को समझते हैं। तो अभी आई होप आपको ये अच्छे समझ गया होगा। तो अभी थर्ड देखते हैं हम, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, तो जो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स नाम से पता चल रहा है सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स, उसको बोलेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो ये क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट्स ये ऑक्यूपाई करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक सेल के अंदर। तो स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ सेल which perform a specific function। तो ये स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं एक सेल के जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक स्पेसिफिक पार्ट्स एक सेल के अंदर, वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी बनाने का। तो वैसे अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी एक स्पेसिफिक पार्ट्स ऑक्यूपाई करके रखा है जो कि एक स्पेसिफिक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पर्टिकुलर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो यही सब क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये सेल जो ये सेल ऑर्गेनल्स है वो दो टाइप्स में और क्लासीफाई हो जाते हैं। एक है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, दूसरा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। नाम से ही पता चल जाएगा, तो घबराना मत। तो यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स है ये क्लासीफाई होते हैं दो टाइप्स में। सेल ऑर्गेनल्स है जो भी वो दो टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। एक है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, यहाँ पे लिखता हूँ, और दूसरा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, दूसरा है
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। आप समझे यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है इसका मतलब क्या है, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन हो उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। क्या कहा मैंने, सेल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन हो उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। एग्जाम्पल जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, खुद का मेम्ब्रेन होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको बहुत लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं, कुछ लोग गोल्जी बॉडी, कुछ लोग गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं। एज योर विश, आप कुछ भी बोल सकते हो, बस ये तीन में से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस। दूसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये गोल्जी, हाँ ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, रेटिकुलम ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। फिर वैक्यूल, लाइजोसोम, ये सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन ना हो। एग्जाम्पल इसमें बस दो ही आते हैं, एक है राइबोसोम, दूसरा है सेंट्रियोल्स। राइबोसोम जो होते हैं उनके पास खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता। सेम जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो एक परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उनके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ किसका, राइबोसोम का। दूसरा एग्जाम्पल सेंट्रियोल का, जो कि एक परपेंडिकुलर आपको स्ट्रक्चर दिखता है। अब देखो जो ये सेंट्रियोल है उसको बहुत लोग सेंट्रोजोम भी बोलते हैं, तो आपको बहुत सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। सेंट्रियोल को हम सेंट्रोजोम बोलते हैं, हाँ बोलते तो है, लेकिन एक डिफरेंस है क्या, जो ये सेंट्रियोल होता है एक ये सिंगल यूनिट होता है। अगर इसका एक ग्रुप ले ले और उसको एक साथ हम बोलेंगे तो उसको बोलेंगे हम सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड ए सेंट्रोजोम। तो इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम मतलब ग्रुप ऑफ सेंट्रियोल, ग्रुप ऑफ सेंट्रियोल, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोजोम बोलते हैं। तो आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक पार्ट्स ऑक्यूपाई करते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस जो सेल ऑर्गेनल है वो दो टाइप्स में क्लासीफाई है, फर्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, दूसरा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन हो, सेल्फ मेम्ब्रेन हो, उनको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। जस्ट अपोजिट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन ना हो। यहाँ पे एग्जाम्पल बस दो का आता है, एक राइबोसोम, दूसरा है सेंट्रियोल, जो कि एक परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर रहता है जो कि आपको सेल डिवीजन के टाइम दिखता है। माइटोसिस में आपको सेंट्रियोल दिखेगा। फिर इसके बाद इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं एक सेल में जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस भी होता है, लाइजोसोम्स और वैक्यूल, ये सब एग्जाम्पल आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के। अब खास बात यह है कि जो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है ये भी दो टाइप्स में क्लासीफाई है, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। नाम से पता चल रहा है सिंगल मतलब क्या होता है एक, डबल मतलब दो, यानी इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल से एक किसी के पास एक मेम्ब्रेन होगा, किसी के पास दो होगा। तो अभी मैं इसको इरेज करके वही आपको बताता हूँ। तो देखते हैं हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ये भी दो टाइप्स में क्लासीफाई है। तो पहले इसको हाईलाइट करता हूँ, ये भी अपना क्या है, दो टाइप्स में क्लासीफाई है, एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। एक क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा है डबल
मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसके पास सिर्फ सिंगल ही मेम्ब्रेन होंगे। तो यहाँ पे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जांपल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एग्जांपल आता है। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये भी क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल, लाइजोजोम्स, ये सब क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास दो मेम्ब्रेन हो। तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनल्स आते हैं। यहाँ पे कौन कौन 3 ऑर्गेनल्स आते हैं, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट। क्या मैंने बोला, एक तो न्यूक्लियस आएगा अपना पहला, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और जो तीसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये सब क्या है, तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस तो अपने को पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब ऐसा क्यों, इसका एक अच्छा सा रीज़न आता है कि अगर आपको नहीं पता है तो अभी आने वाले लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, एक टाइम पे बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके पास 2 मेम्ब्रेन होता है, तो इसका डबल मेम्ब्रेन आ जाता है। जो अभी के टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अभी आप पढ़ते हो, वो इनिशियली में क्या थे, बैक्टीरिया थे। डेट्स वाई ये सब क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है आपका, इस तरीके से बाहर की तरफ एक ये इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट भी इस तरीके सा दिखता है। तो यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक को बोलते हैं हम बाहर की तरफ है, तो ये हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ वाला क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन सेम एज क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसा हो जाएगा। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब के पास क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो अभी तक हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में क्या क्या देखा। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑक्यूपाई करते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसी सेल में। जो ये सेल ऑर्गेनल्स है वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई थे, एक है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, दूसरा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन हो। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास खुद का मेम्ब्रेन ना हो। एग्जाम्पल जिनके पास मेम्ब्रेन हो, एग्जाम्पल से न्यूक्लियस, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइजोसोम्स, ये सब के पास क्या होते हैं, खुद के मेम्ब्रेन होते हैं। और जिनके पास मेम्ब्रेन, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जिससे यहाँ पे 2 मैंने आपको ऑर्गेनल बताए, फर्स्ट है राइबोसोम, दूसरा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोजोम बोलते हैं। सेंट्रोजोम बेसिकली क्या होता है, ये होता है, ग्रुप होता है। सेंट्रियल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं, जो कि एक परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलता है। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है वो भी 2 टाइप्स में क्लासीफाई हुआ है, कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दूसरा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होगा, जैसे कि ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइजोसोम्स में आपको दिखने को मिलता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, 2 मेम्ब्रेन इसमें दिखने को मिलते हैं। तो ये अपना 3 सबसे बड़े बड़े कंपोनेंट्स खत्म हुए। सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। अब एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंस बिटवीन द प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, देन अपना लेक्चर एंड हो जाएगा। तो अभी हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैं पहले एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ तो डिफरेंस समझेगा अच्छे से।
तो जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, डेड लेयर होता है। जो अपने को पता है वही सब हम अभी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, डेड लेयर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लिविंग लेयर हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, लिविंग लेयर। जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब कठोर। ये क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब कठोर, कठोर होता है। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कैसे, कुछ इस तरीके से, क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। मतलब ये ज़्यादा चीज़ों को अलाउ करेगा और ये नहीं करेगा क्योंकि वो रिजिड है। तो जो अभी अपने को पता है वही लिखो, जो अभी मैंने बोला। ये क्या है, फुली परमिएबल है, फुली परमिएबल है। इसका मतलब क्या है, अलाउज ऑल दी थिंग्स, सब चीज़ों को अलाउ करता है। क्या, सेल वॉल। लेकिन जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब अलाउज ओनली सर्टेन थिंग्स विच आर गुड फॉर, किसके लिए, सेल के लिए। तो जो ये सेल वॉल है वो फुली परमिएबल होता है, मतलब सभी चीज़ों को अलाउ करता है अपने आसपास आने जाने के लिए। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, मतलब बहुत कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है जो कि सेल के लिए अच्छी हो उसको अलाउ करता है। जैसे एंटीजन्स और बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तभी हम सेफ रहते हैं। तो इसके बाद चौथा डिफरेंस इसमें आता है कि जो ये सेल वॉल है, हमने देखा था सेल वॉल है वो सब में प्रेजेंट नहीं होता। तो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसका चौथा क्या, जो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बेसिक सा डिफरेंस देखा बिटवीन द सेल वॉल एंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल क्या है, डेड लेयर होता है। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग लेयर होता है। सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है मतलब कठोर होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है। सेल वॉल फुली परमिएबल होता है, मतलब बहुत कम ही चीज़ को अलाउ करता है। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है, मतलब ये क्या है, सभी चीज़ों को अलाउ करता है, सॉरी। और ये क्या होता है, बहुत कम ही चीज़ों को अलाउ करता है। फिर ये जो सेल वॉल है वो सब और लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हमारे में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ये अभी तक हमने अच्छे से देख लिया। तो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। आपने बचपन से प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा होगा। अगर बचपन में मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो अभी कंसंट्रेशन के साथ देख लो, आपको अच्छे समझ जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं हम और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। हम नाम से ही समझते जाएंगे। तो चलिए अब उसी को देखते हैं। तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पे देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। अगर कोई चीज़ को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। यहाँ पे डॉटेड लाइन फॉर डिवीजन। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन पता नहीं अच्छे से क्या होता है। अब यहाँ पे सुनो, नाम देखो और समझते जाओ। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव। इसका मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव का मतलब पुराना, प्रीमिटिव। और जो कैरियो होता है इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस।
तो इससे अपने को क्या पता चला, इसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहेगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब ये नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगा, बस यही बात होती है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस है मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, पुराना न्यूक्लियस है। पुराना न्यूक्लियस है मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। तो हम यहाँ पे सब बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, एब्सेंट है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, एब्सेंट है। ये क्या है, साइन एब्सेंट का। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, एब्सेंट है। मतलब ये एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है फॉर प्रोटेक्शन। तो प्रोकैरियोटिक में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने को नहीं दिखता है। अब बढ़ते हैं यूकैरियोटिक पे, तो इसको भी हम नाम से ही समझते हैं। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। कैरियो का मतलब वही मैंने बताया, क्या, न्यूक्लियस। तो कैरियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। नाम देखो, पढ़ो क्या आ रहा है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इन लोगों के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। तो यूकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वो प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें एब्सेंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने अभी तक नाम से जाना। नाम से क्या जाना, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। प्रिमिटिव मतलब पुराना, तो पुराना न्यूक्लियस है मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, इन लोगों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर की कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में अपने को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखता। जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो इन लोगों के पास नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस के बाहर एक जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस का वो प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास। अब ये तो हो गया। अब सेल वॉल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनमें जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है। जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन लोगों के पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जिससे याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पंगा हो जाएगा। कैसा, इन लोग का जो सेल वॉल है वो कंडीशन है कि प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी रह सकता है या फिर एब्सेंट भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि जो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। एब्सेंट किस में होता है, एनिमल्स में। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स से क्या, दोनों यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट हमेशा होगा, 100% श्योर है। अब तीसरा बेसिक डिफरेंस इसमें आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का। मतलब इनमें सेल ऑर्गेनल्स का डिफरेंस आता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। इसका मतलब उनमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स ये सब नहीं रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जैसे राइबोसोम और सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है इज एब्सेंट ओनली क्या, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ओनली राइबोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट, सिर्फ राइबोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो ये राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में अलग होता है और यूकैरियोटिक में अलग होता है। जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 70S टाइप।
70S टाइप। अब आप पूछोगे ये 70S टाइप का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो S है इसका मतलब क्या आता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जो S है इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है इसका मतलब, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या, कोएफिशिएंट, या फिर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं स्वेडवर्ड्स यूनिट। स्वेडवर्ड्स यूनिट। तो इसको एस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेडवर्ड्स यूनिट। अब ये है क्या, ये मेजर करने का तरीका है। राइबोसोम को हम मेजर किस में करते हैं, स्वेडवर्ड्स यूनिट में या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का दिखता है। 70S मतलब एस का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर स्वेडवर्ड्स यूनिट, इसमें 70S दिखेगा। अब जो यूकैरियोटिक सेल है तो उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट है, सिर्फ राइबोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट था। लेकिन इनमें क्या आएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, प्लस इसमें राइबोसोम्स ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेम्ब्रेन बाउंड organelle present and also ribosome present and also ribosomes present, बट यहाँ पे जो राइबोसोम होगा वो अलग होगा। कैसा, यहाँ पे जो राइबोसोम होगा वो 70S का भी होगा, 80S का भी होगा। मतलब 70S टाइप का भी हो सकता है और 80S टाइप का भी हो सकता है क्या, इसमें 70S और 80S ही अपने को दिखता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड आल्सो जो राइबोसोम है वो भी प्रेजेंट होता है। तो 70S और 80S दोनों इसमें दिखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो 70S राइबोसोम है वो अपने को किस में दिखता है, ये अपने को दिखा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में दिखने को मिलता है। और जो ये 80S है ये अपने को दिखेगा RER पे, RER एंड साइटोप्लाज्म पे। आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म पे अपने को दिखने को मिलता है। तो ये तीन कुछ बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। तो आई होप आपको पता चला प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है क्या और इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस। अभी इसके बाद भी है कुछ पॉइंट्स, अभी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी फिर से अभी इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, तो अभी यहाँ फिर से ध्यान से सुनो। तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यानी इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। ठीक है। अब यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। मतलब ट्रू न्यूक्लियस मतलब इन लोगों के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। एक न्यूक्लियस के अराउंड उसका कवरिंग प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर सेल वॉल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो सेल वॉल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इससे आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते, क्योंकि वो उतना वेल डेवलप नहीं है। तो कहाँ से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स उसमें दिखेंगे, उसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब अपने को नहीं दिखता। क्या दिखता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था राइबोसोम और सेंट्रियोल। तो यहाँ पे अपने को राइबोसोम और सेंट्रियोल अपने को दिखता है। अब जो ये राइबोसोम है वो 70S टाइप का दिखता है। 70S टाइप ये मेजर करने का तरीका है। तो S क्या है यहाँ पे, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर स्वेडवर्ड्स यूनिट, यहाँ पे मैंने लिखा है। और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल और राइबोसोम सब अपने को दिखने को मिलता है, क्योंकि ये वेल डेवलप है, ये एडवांस लेवल के ना, तो इसमें सब अपने को दिखेगा। जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम्स और इंक्लूडिंग राइबोसोम्स सब यहाँ पे दिखते हैं। बस बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो इसमें राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप और 80S टाइप दोनों दिखने को मिलते हैं। जो ये 70S टाइप है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में दिखेंगे, और जो ये 80S टाइप है वो RER एंड साइटोप्लाज्म में दिखने को मिलेंगे। RER का मतलब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, दूसरा है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपकमिंग लेक्चर में हम इसको समझने वाले, तो टेंशन मत लेना। फिर इसके बाद और कुछ बातें होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आओ चलो अब वही देखते हैं, मतलब इसके आएगा। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
अब आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो मैंने बोला कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते, और जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, अब्सेंट होगा। न्यूक्लियस क्या होगा, अब्सेंट होगा। अगर न्यूक्लियस अब्सेंट है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी अब्सेंट होगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या होगा, अब्सेंट होगा। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस भी अब्सेंट होगा। न्यूक्लियोलस भी अब्सेंट होगा। और यूकैरियोटिक में सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। जो डीएनए होता है वो किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा रहेगा। मतलब जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में सर्कुलर तरीके से इसमें दिखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं एक सेल बनाता हूँ, ये सबसे बाहर का कवरिंग सेल वॉल, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद सेल ऑर्गेनल्स होंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके का। कुछ इस तरीके का प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लेबल करता हूँ मैं, ये क्या है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसके अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ये लिक्विड पार्ट, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, पता ही है साइटोप्लाज्म। और ये क्या है अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलता है। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी जो भी डीएनए होगा वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। किस तरीके से, लीनियर तरीके से। तो यहाँ पे फिर से एक मैं न्यूक्लियस बनाता हूँ, अभी सेल नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे न्यूक्लियस बनाता हूँ। तो ये सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर अंदर न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, एक ऐसा स्ट्रक्चर। अब अंदर क्या है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है डबल स्टैंडर्ड लीनियर तरीके से, दिस इज डीएनए। यहाँ पे लेबल कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब इस बार मैंने न्यूक्लियस बनाया है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये अपना न्यूक्लियोलस है, और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड कौन सा डीएनए है, लीनियर तरीके से इसमें अरेंज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं था, तो जो डीएनए होगा वो साइटोप्लाज्म में सर्कुलर तरीके से मिलेगा अपने को। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए किस में दिखेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियस के अंदर दिखेगा, कौन से तरीके से, डबल स्टैंडर्ड लीनियर तरीके से। अब देखो यहाँ पे एक खास बात होता है कि जो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसके ऊपर कुछ ये होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीअमाइंस। क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइंस। क्या है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इसका भी काम आता है, मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो ये क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के डीएनए, सर्कुलर डीएनए पे दिखने को मिलते हैं। क्या, इसको बोलते हैं हम पॉलीअमाइंस। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने सेल के बारे में स्टडी किया, सेल का डेफिनेशन देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल देखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया, फिर किस तरीके से पहला सेल आया था, हाउ वाज द फर्स्ट सेल मेड इन अर्थ, उसको समझा। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट्स देखे बहुत सारे सेल के, जैसे सेल वॉल को डीप अंडरस्टैंडिंग किया,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी किया, फिर इसके बाद बेसिक डिफरेंस देखा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर इसके बाद अपना ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल चल रहा था। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। तो ये सब क्या है, पूरा बेसिक है। अगर आपको ये सब अच्छे समझ आ गया तो बायोलॉजी आपके लिए ईजी जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डेट इज़ लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।